नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। तो साथियों, हम राजस्थान हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को कर रहे हैं और लास्ट टॉपिक हमने किया था अजमेर का चौहान वंश। उसके बाद हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत की जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का राजस्थान के शासकों के साथ संबंध किस तरीके का था। इस सिलसिले में सबसे पहले हमने मेवाड़ के साथ दिल्ली सल्तनत का जो रिलेशन था उसको उठाया है। तो हमारा टॉपिक क्या है कि दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ इनके बीच में आपसी संबंध कैसा था। तो इसी सिलसिले में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने पढ़ा थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत के बारे में कि भाई दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई, कब से कब तक जो है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था, कौन कौन से वंशों ने शासन किया था, जिसमें मुख्यतः हमने 5 की चर्चा की थी। और फिर हमने जाना मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में, यानी मेवाड़ का जो प्रारंभिक इतिहास है उसके बारे में। और हमने जाना था कि 566 ईस्वी में गुहिलादित्य ने गुहिल वंश की नींव रखी थी मेवाड़ में, और राजधानी जो थी प्रारंभिक वो नागदा थी। फिर अल्हट ने राजधानी जो है वो नागदा से आहड़ कर दी। और उसके बाद में फिर हम चर्चा करते हुए पहुंचे थे जैत्र सिंह तक, कि जैत्र सिंह जो कि कुमार सिंह के बाद में शासक बनते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे जैत्र सिंह के बारे में। सबसे पहले हम जैत्र सिंह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे तेज सिंह के बारे में, और फिर हम समर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इन अलग अलग शासकों के बारे में पढ़ते हुए हम ये जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत के साथ इनके संबंध किस प्रकार के थे। ठीक है, कैसे संघर्ष हो रहे थे, संघर्षों के कारण क्या थे, और इन संघर्षों ने जब युद्ध का रूप ले लिया तो वो युद्ध कब हुए, युद्धों का परिणाम क्या निकला, और जो युद्ध हैं वो किस वर्ष में हुए थे। तो इस तरीके से करते हुए हम लोग आज शुरू करने वाले हैं जैत्र सिंह के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जैत्र सिंह। जैत्र सिंह का शासनकाल था साथियों 1213 ईस्वी से लेके 1253 ईस्वी तक, यानी 1213 ईस्वी में जैत्र सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक बनते हैं। इनसे पहले जो मेवाड़ के शासक थे उनका नाम था कुमार सिंह। ठीक है, ये वही कुमार सिंह है जिन्होंने नाडोल के कीर्तिपाल चौहान से मेवाड़ वापिस छीन लिया था। ठीक, तो कुमार सिंह के बाद में शासक कौन बनता है मेवाड़ में, कुमार सिंह के बाद में शासक बनते हैं जैत्र सिंह। ठीक है, कब बनते हैं, 1213 ईस्वी में। कब तक बने रहे ये शासक, 1253 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस समय इस टाइम पीरियड के दौरान दिल्ली के सुल्तान कौन कौन हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस दौर को देखें तो इस समय इल्तुतमिश है, ये दिल्ली का सुल्तान है। इल्तुतमिश के बाद में उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शासक बनता है 1 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए। फिर रजिया को शासक बनाया जाता है, रजिया शासिका बनी दिल्ली सल्तनत में। फिर बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, और नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत के शासक थे। इन शासकों में अगर बात करें तो जैत्र सिंह का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो इल्तुतमिश के साथ में होता है। फिरोज को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, कुछ ही महीने के लिए शासक बनता है, तो कोई संघर्ष मेवाड़ के साथ इसका नहीं है। रजिया भी दरबारी जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे सल्तनत काल में, उन षड्यंत्रों का ही शिकार होती रही, उन्हीं का सामना करती रही, तो इसे भी ज्यादा क्षेत्र विस्तार करने का मौका नहीं मिला। यही हाल बहराम शाह का था और यही मसूद शाह का था। तो जैत्र सिंह का कॉन्फ्लिक्ट दिल्ली सल्तनत के 2 शासकों के साथ होता है, एक इल्तुतमिश के साथ और दूसरा होता है नसीरुद्दीन महमूद के साथ। इल्तुतमिश के साथ अगर बात करें तो 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया, जैत्र सिंह के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, जैत्र सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। कहने का मतलब है कि 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने नागदा के ऊपर आक्रमण किया, और ये जो आक्रमण था, इस आक्रमण को, इस युद्ध को भुताला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में भुताला का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि इल्तुतमिश नागदा के ऊपर आक्रमण करता है, नागदा को बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है क्योंकि नागदा राजधानी थी जैत्र सिंह के समय। और इसी पूरी घटना का वर्णन हमें एक ग्रंथ में मिलता है, उस ग्रंथ का नाम है हमीर मद मर्दन, जिसके रचयिता है जयसिंह सूरी। तो हमीर मद मर्दन में यह बात लिखी गई कि 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने नागदा के ऊपर आक्रमण किया
और नागदा को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, या ये कह सकते हैं कि इल्तुतमिश को इस युद्ध में हरा दिया था। ठीक है, तो ये बात लिखी गई है हमीर मद मर्दन में, जिसके रचयिता है जयसिंह सूरी। ठीक है, तो 1227 में क्या होता है, भूताला का युद्ध होता है। ठीक है, किसके बीच में, इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में होता है। अगर घटनाएं देखें तो इल्तुतमिश नागदा के ऊपर आक्रमण करके नागदा को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके चलते जैत्र सिंह इल्तुतमिश को पीछे हटने के लिए तो मजबूर कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि अब जब नागदा को बहुत भारी नुकसान पहुंच चुका है तो उन्हें अपनी राजधानी बदलनी पड़ती है। और अब उन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई, वो राजधानी बनाया उन्होंने चित्तौड़ को। ठीक है, तो ये इस युद्ध का पहला एक परिणाम निकला कि भूताला का युद्ध जो था, इसका निर्णय भले ही जैत्र सिंह के पक्ष में रहा हो, पर चूंकि नागदा को काफी नुकसान पहुंचा था, इसी के चलते जैत्र सिंह को अब चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। ठीक, तो यहां से दो सवाल तैयार होते हैं। भूताला का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो भूताला का युद्ध इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में हुआ। दूसरा सवाल, ये युद्ध कब होता है, 1227 ईस्वी में होता है। तीसरा एक सवाल यहां से बनता है कि चित्तौड़ को राजधानी किस शासक ने बनाया। मेवाड़ वंश के कौन से शासक थे, प्रारंभिक शासक थे, जिन्होंने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले जैत्र सिंह थे, जिनका शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी तक होता है। एक और सवाल अगर देखें, अहाड़ को राजधानी कौन बनाता है, तो अहाड़ को राजधानी बनाते हैं अल्हट, जिन्हें ख्यातों में आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नागदा किस किस के समय राजधानी थी, तो नागदा जो है गुहिलादित्य के समय राजधानी थी। साथ ही बप्पा रावल, जिन्हें कालभोज कहते हैं, उनके समय भी मेवाड़ की के गुहिल वंश की राजधानी रही थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, जैत्र सिंह कुमार सिंह के बाद शासक बने। दूसरा, 1227 में भूताला का युद्ध हुआ इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के बीच में। इल्तुतमिश ने नागदा पे आक्रमण करके नागदा को नुकसान पहुंचाया। इसका वर्णन मिलता है हमीर मद मर्दन में, जिसके रचयिता है जयसिंह सूरी। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, पूछ लिया जाता है कई बार, हमीर मद मर्दन के रचयिता कौन है, तो हमीर मद मर्दन के रचयिता है जयसिंह सूरी। ठीक है, और नई राजधानी क्या बनी, तो नई राजधानी बनी चित्तौड़। इसी तरीके से एक और स्कॉलर है जिनका नाम है जेम्स कर्नल टोड। जेम्स कर्नल टोड ने लिखा कि 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश को जैत्र सिंह ने पराजित कर दिया था। कहां पे, नागौर में। तो जेम्स कर्नल टोड, जिनका एक ग्रंथ है दी एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, तो कर्नल टोड साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश को नागौर में पराजित कर दिया था जैत्र सिंह ने। ठीक है, तो इल्तुतमिश के साथ दो कन्फ्रंट्रेशन होती हैं जैत्र सिंह की। दो बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक भूताला के युद्ध में 1227 में और दूसरा 1231 में। ठीक है, 31 वाले के बारे में हमें पता चलता है जेम्स कर्नल टोड के आर्गुमेंट से, और 1227 का पता चलता है हमें हमीर मद मर्दन से, जिसके रचयिता है जयसिंह सूरी। इसके अलावा सल्तनत का एक और शासक था, एक और सुल्तान था, जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद ने भी जैत्र सिंह के ऊपर, या यूं कहे मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था, और ये आक्रमण किया था साथियों 1248 में। तो देखते हैं 1248 में क्या हुआ। नसीरुद्दीन महमूद कौन है, ये दिल्ली का सुल्तान है। कब बना, किसके बाद बना, तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है, और इसके आक्रमण का सामना भी जैत्र सिंह को करना पड़ता है, क्योंकि ये मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता है। तो ये जानकारी थी जैत्र सिंह के बारे में। वास्तविक तौर पे यहां से हमें पता चलता है सल्तनत और मेवाड़ के संबंधों के बारे में। तो पहली चीज, ये हमारे लिए सबसे जरूरी है, इस सवाल को बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। कर्नल टोड साहब की पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटिक्विटी, ये हम सबको याद रखने की जरूरत है। चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, गोहिल वंश की, ये याद रखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जैत्र सिंह के बारे में। अब हम बात करते हैं तेज सिंह। जैत्र सिंह के बाद में उनका बेटा तेज सिंह 1253 ईस्वी में शासक बनता है गोहिल वंश का, और 1273 ईस्वी तक इसने गोहिल वंश की शासन व्यवस्था को संभाला था। ठीक है, तो तेज सिंह 1253 ईस्वी में शासक बने और 1273 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं गोहिल वंश के। अब सबसे अहम सवाल ये हो जाता है कि तेज सिंह जो है, इन्होंने कई सारी उपाधियां धारण की थी। ठीक है, जिसमें अगर उपाधियों को देखें तो महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, साथ ही प्रौढ़ प्रताप,
ये सवाल कई बार पूछा गया है। गुहिल वंश के किस शासक को प्रौढ़ प्रताप के नाम से भी जाना जाता है? गुहिल वंश के किस शासक को प्रौढ़ प्रताप के नाम से जाना जाता है? तो गुहिल वंश के तेज सिंह को प्रौढ़ प्रताप के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हम याद रखेंगे कि तेज सिंह ने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज और प्रौढ़ प्रताप ये उपाधियां धारण की थी। ठीक, तो उपाधि से एक सवाल आता है। अब देखते हैं कि तेज सिंह के समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है। तो तेज सिंह जब गुहिल वंश के शासक बने 1253 ईस्वी में, तो क्या होता है, दिल्ली का जो सुल्तान बलबन, नसीरुद्दीन महमूद के बाद में बलबन दिल्ली का सुल्तान बनता है। तो बलबन के आक्रमण का सामना करना पड़ता है, किसे? तेज सिंह को। ठीक है, तेज सिंह किसके आक्रमण का सामना करते हैं? बलबन के आक्रमण का सामना करते हैं। पर तेज सिंह की जो सेनाएं हैं वो बलबन के आक्रमण को विफल कर देती है, बलबन के आक्रमण को असफल कर देती है। इसके अलावा सबसे अहम चीज जो आती है वो आती है कि तेज सिंह के शासन काल में मेवाड़ चित्र शैली का आरंभ होता है। किस गुहिल वंशीय शासक के शासन काल में मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ होता है? तो तेज सिंह के शासन काल में मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये हमें याद रखना पड़ेगा। बहुत बार इसे सवाल बना है कि कौन सा ऐसा शासक था गुहिल वंश का जिसके शासन काल में मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ होता है। तो मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ होता है साथियों तेज सिंह के शासन काल में। ठीक, और इसी समय इन्हीं के समय एक चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये क्या है? ये एक चित्रित ग्रंथ है, मेवाड़ चित्र शैली का पहला ग्रंथ है। ठीक है, मेवाड़ चित्र शैली का पहला ग्रंथ है जो ताड़ के पत्रों पे चित्रित किया गया है, जिसका नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसकी रचना भी तेज सिंह के शासन काल में हुई थी। तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि इसकी रचना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना तेज सिंह के शासन काल में हुई थी और इसकी रचना करने वाले थे कमलचंद। उन चित्रकार का नाम था कमलचंद। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना किसके शासन काल में हुई थी? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना तेज सिंह के शासन काल में हुई थी। और इस ग्रंथ की, जो चित्रित ग्रंथ है, इसकी रचना करने वाले चित्रकार कौन थे? तो वो थे कमलचंद। कमलचंद ने इसकी रचना की थी। तो यहां से भी हमारे सामने कई सारे सवाल बनते हैं। पूछा गया है प्रौढ़ प्रताप की उपाधि तेज सिंह ने धारण की थी। बलबन का आक्रमण गुहिल वंश के किस शासन के शासन काल में हुआ? तेज सिंह के शासन काल में हुआ। मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ किस शासन काल के, किस शासक के दौर में हुआ? तेज सिंह के शासन काल में हुआ। और मेवाड़ चित्र शैली का पहला चित्रित ग्रंथ कौन सा है? तो मेवाड़ चित्र शैली का पहला चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और इस चित्रित ग्रंथ की रचना करने वाले कमलचंद हैं। और ये मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्रारंभिक, सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तेज सिंह के बारे में सवाल बनते हैं। अब हम बात करेंगे तेज सिंह के बाद में समर सिंह। समर सिंह 1273 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1302 ईस्वी तक शासक रहते हैं गुहिल वंश के। समर सिंह के बारे में ये बात कही जाती है कि गुजरात में जो तुर्क थे, उन तुर्क शासकों को गुजरात से बाहर निकालने का काम समर सिंह ने किया था। इसलिए कहते हैं कि जो समर सिंह है वो गुजरात के मुक्तिदाता हैं, या गुजरात को तुर्कों के शासन से स्वतंत्रता दिलाने वाले शासक थे। ठीक है, तो उस शासक का नाम बताइए जिसने गुजरात से तुर्कों को बाहर निकाल के गुजरात को स्वतंत्रता प्रदान की। तो उस शासक का नाम है समर सिंह। गुजरात का मुक्तिदाता भी इन्हें कहा जाता है। समर सिंह को गुजरात का मुक्तिदाता भी कहते हैं। ठीक है, समर सिंह कौन है? इन्हें गुजरात का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने गुजरात से तुर्की शासकों को बाहर निकाला था। समर सिंह के शासनकाल की बात करें, 1273 ईस्वी में शासक बनते हैं, 1302 ईस्वी तक ये शासक रहे। और क्योंकि इन्होंने तुर्कों को गुजरात से बाहर निकाल के गुजरात को स्वतंत्रता दिलवाई थी, इसलिए इन्हें गुजरात का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। समर सिंह के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था कुंभकर्ण
और दूसरे पुत्र थे रावल रतन सिंह। ठीक है, तो इनके दो पुत्र थे, किसके? समर सिंह के। एक का नाम था रतन सिंह और दूसरे थे कुंभकर्ण। ठीक है, कुंभकर्ण जो थे ये अपने पिता के आदेश पे नेपाल चले गए और इन्होंने नेपाल में जाके क्या किया? इन्होंने नेपाल में जाके शाही वंश की स्थापना की। ठीक है, कुंभकर्ण ने नेपाल जाकर शाही वंश की स्थापना की। तो इस सवाल को भी पूछा गया है, भुइल वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसने नेपाल में शाही वंश की स्थापना की थी? तो भाई उनका नाम था कुंभकर्ण। किसके बेटे हैं? वो बेटे हैं आपके समर सिंह के। ठीक, और रावल रतन सिंह के भाई हैं। तो कुंभकर्ण नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में जाके शाही वंश की स्थापना करते हैं। वहीं पे रतन सिंह बनते हैं मेवाड़ के शासक। जो रतन सिंह हैं ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। ठीक, ये वही रतन सिंह है, रावल रतन सिंह है, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो ये जानकारी थी समर सिंह के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन के तौर पे अगर देखें तो सबसे पहले हम जैत्र सिंह की बात करते हैं। तो जैत्र सिंह के बारे में 3-4 चीजें अहम है। सबसे पहले क्या कि कुमार सिंह के बाद शासक बनते हैं। इनके समय भुताला का युद्ध होता है 1227 में, जिसमें इल्तुतमिश को पराजित करते हैं। नागदा को भारी क्षति होने के चलते चित्तौड़ को राजधानी बनाते हैं और हमीर मदमर्दन जिसके रचयिता जयसिंह सूरी हैं उसमें इस बात का वर्णन मिलता है। कर्नल टोड साहब कहते हैं कि 1231 ईस्वी में इन्होंने नागौर के आसपास इल्तुतमिश को हरा दिया था। 1248 में इन्हें दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के आक्रमण का सामना करना पड़ता है और जैत्र सिंह ने राजधानी परिवर्तित करके चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। तो ये कुछ अहम बातें हैं जैत्र सिंह के बारे में 1213 से 1253। फिर बात करें हम लोग तेज सिंह। तेज सिंह 1253 से 73 तक शासक रहे। पहली चीज, इन्होंने कई सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर और प्रौढ़ प्रताप। प्रौढ़ प्रताप को लेकर सवाल पूछा गया है। दूसरी अहम बात यह थी कि इन्हें अपने शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान बलबन के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। इन्हीं के शासनकाल में मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ होता है। इन्हीं के शासनकाल में मेवाड़ चित्र शैली का पहला ग्रंथ चित्रित होता है, जिसके चित्रकार हैं कमलचंद और उस ग्रंथ का नाम था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। ठीक है, मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो ताड़ पत्रों के ऊपर चित्रित है। फिर हमने बात की थी समर सिंह की। समर सिंह का शासनकाल 1273 से 1302 ईस्वी तक रहता है। इन्हें गुजरात का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुजरात से तुर्कों को बाहर निकाला और गुजरात को स्वतंत्रता दिलाई विदेशी शासन से। दूसरी बात, इनके दो बेटे थे, एक कुंभकर्ण, दूसरे रावल रतन सिंह। कुंभकर्ण नेपाल जाते हैं, वहां पे शाही वंश की स्थापना करते हैं और रावल रतन सिंह मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं, जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी का 1303 ईस्वी में आक्रमण का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी इनके बारे में थी। अब हम इसके आगे रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रावल रतन सिंह का दिल्ली सल्तनत के साथ किस तरीके का रिलेशन था, क्या संबंध था? तो हम जानते हैं कि रावल रतन सिंह के ऊपर दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का था, उसने आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में और उसके बाद एक लंबी घेराबंदी के बाद वो चित्तौड़ के ऊपर कब्जा कर लेता है। यही चित्तौड़ में पहला साका होता है और केसरिया और जौहर की जो पूरी प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। चित्तौड़ का नाम है वो बदला जाता है, किसी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। तो इसके बाद अभी हम लोग रावल रतन सिंह के बारे में जानेंगे। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। तो साथियों, अभी हमने समर सिंह के बारे में पढ़ा था कि उनके दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था कुंभकर्ण, जिसने नेपाल में शाही वंश की स्थापना की थी, और दूसरे बेटे का नाम था रतन सिंह। ठीक है, जो कि रावल रतन सिंह के नाम से 1302 ईस्वी में शासक बनते हैं मेवाड़ के। ठीक, और हमने समर सिंह के बारे में एक चीज और पढ़ी कि उन्हें गुजरात का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुजरात से तुर्कों को बाहर निकाला था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मतलब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं रावल रतन सिंह के बारे में। तो रावल रतन सिंह की अगर बात करें तो 1302 ईस्वी में ये शासक बनते हैं मेवाड़ के। ठीक है, और 1303 ईस्वी तक ये शासक रहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने कम समय तक ये शासक रहे?
इसके लिए हमें थोड़ी सी पूरी की पूरी स्टोरी को जानना पड़ेगा। 1302 ईस्वी में जब रावल रतन सिंह शासक बनते हैं मेवाड़ के, तो उस समय इनके समकालीन शासक दिल्ली सल्तनत में कौन थे? तो उस समय इनके जो समकालीन शासक दिल्ली सल्तनत में थे उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। ये 1296 ईस्वी में शासक बनता है और 1316 ईस्वी तक शासक रहता है। ठीक है, खिलजी वंश का शासक है ये, खिलजी वंश का शासक है। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके, जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था या पहला शासक था, और 1296 में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके खिलजी वंश का शासक बन जाता है। तो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन के रहता है। तो इस समय मेवाड़ के शासक कौन है? तो इस पूरे टाइम पीरियड में अगर देखें तो मेवाड़ के शासक है रावल रतन सिंह। तो जाहिर सी बात है रावल रतन सिंह का जो मेवाड़ के शासक हैं इनका संघर्ष होगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। तो इनके पिता का नाम हम जानते हैं कि भाई इनके पिता का नाम था रावल समर सिंह। ये समर सिंह के पुत्र थे, दो बेटे थे समर सिंह के। एक नेपाल चले गए, शाही वंश की स्थापना की, कुंभकर्ण जिनका नाम था, और दूसरे मेवाड़ के शासक बन गए। ठीक, रावल रतन सिंह की पत्नी का नाम था रानी पद्मावती। रानी पद्मिनी भी कहते हैं, रानी पद्मावती भी कहते हैं। ये जो सिंगल द्वीप था या सिंगल देश था उसके शासक गंधर्व सेन की पुत्री थी। इनकी माँ का नाम चंपावती था। तो पद्मिनी की शादी होती है रावल रतन सिंह के साथ में। ये क्या है, सिंगल देश के शासक गंधर्व सेन की पुत्री और चंपावती, गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी। तो ये इनकी पत्नी का नाम है। तीसरी चीज अगर देखें तो रावल रतन सिंह के जो सेनापति थे उनका नाम था गोरा और बादल। गोरा को पद्मिनी जो है वो चाचा मानती थी, ये उसके चाचा थे, और बादल को अपना भाई मानती थी। तो गोरा और बादल रावल रतन सिंह के सेनापति हुआ करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करता है। तो उसने आक्रमण किया 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। क्यों उसने आक्रमण किया? अगर उसके आक्रमणों के कारणों के बारे में अगर हम देखें तो एक कारण तो ये बनता है कि भाई अलाउद्दीन जो था वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। दूसरी चीज, वो विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा था। उसके मन में लालसा थी विश्व विजेता बनने की, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था और वो अपने साम्राज्य यानी दिल्ली सल्तनत का और ज्यादा विस्तार करना चाहता था। तो वो साम्राज्यवादी लालसा से भी प्रेरित था। ठीक है, तो ये तो हो गया अलाउद्दीन खिलजी का चरित्र कि वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था और उसका सपना था पूरे विश्व का को जीतना। वो अपने आप को पूरे विश्व का सुल्तान बनते हुए देखना चाहता था और वो अपने दिल्ली सल्तनत के इस क्षेत्र का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करना चाहता था, यानी उसके अंदर साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा कूट कूट के भरी थी। और यही कारण था कि उसने आक्रमण किया चित्तौड़ के ऊपर। दूसरा एक कारण यह आता है क्योंकि जब अब आप विश्व विजेता तभी बन सकते हो जब आप अपने इर्द गिर्द अपने पड़ोस में जितने आपके दूसरे शासक हैं उनको या तो अपनी अधीनता स्वीकार करवा दो, उनको अपने अधीन ले आओ, उन्हें अपना गुलाम बना लो, या फिर उनको हरा दो। तो दो ही सूरतों में ये काम हो सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता था और वो नहीं चाहता था कि जो गुहिल सत्ता है, गुहिल वर्चस्व है, वो और ज्यादा बढ़े। तो दूसरा इसका कारण था आक्रमण करने का कि वो जो गुहिल सत्ता थी उस सत्ता और जो वर्चस्व था उस सत्ता का, जो दबदबा था, उसको खत्म करना। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ के वर्चस्व और मेवाड़ की सत्ता को खत्म करना चाह रहा था और मेवाड़ को अपने अधीन लाना चाह रहा था, मेवाड़ को जीतना चाह रहा था। तो ये एक दूसरा कारण रहा। तीसरा कारण था खुद मेवाड़ की जो भौगोलिक स्थिति थी, भौगोलिक व सामरिक स्थिति किसकी? मेवाड़ की। कैसे? तो अगर किसी को
दक्षिण भारत जाना था, अगर किसी को गुजरात जाना था, अगर किसी को मालवा में जाना है, ठीक है, तो उन्हें मेवाड़ होके ही निकलना पड़ता था, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे, उन सारे व्यापारिक मार्ग, वो सारे के सारे व्यापारिक मार्ग जो है वो चित्तौड़ से होके निकलते थे। यानी चित्तौड़ की सामरिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी कि जो कोई भी दक्षिण भारत या फिर गुजरात या फिर मालवा जाएगा तो उसे चित्तौड़ से होते हुए ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में चित्तौड़ अपने आप में सामरिक महत्व वाला क्षेत्र था, सामरिक महत्व वाली रियासत थी, और इसके ऊपर नियंत्रण करना बहुत जरूरी था दिल्ली के किसी भी सुल्तान के लिए, ताकि वो जो है अपने शासनकाल के दौरान अपने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से ज्यादा बढ़ा सके। तो चित्तौड़ की भौगोलिक और जो सामरिक दशाएं थी वो भी अनुकूल थी कि भाई चित्तौड़ के ऊपर या मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करना जरूरी है, क्योंकि सारी की सारी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं वो मेवाड़ के थ्रू जो रास्ते निकल रहे हैं उन्हीं से संचालित होती है। तो ऐसे में मेवाड़ जैसे क्षेत्र के ऊपर अगर दिल्ली के सुल्तान का नियंत्रण नहीं होगा तो वो अपने आसपास के इलाकों में, अपने आसपास के क्षेत्रों में, या अपनी जो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा है या जो विस्तारवादी नीति है उसको सुचारू रूप से जारी नहीं रख सकता है, और भविष्य में कभी भी उसे मेवाड़ जैसे शक्तिशाली क्षेत्र से सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी एक कारण था। एक कारण और भी बताया गया, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी 1540 ईस्वी में, जिसका नाम था पद्मावत। ठीक है, पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया था। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में पद्मावत की रचना की थी, जो कि अवधी भाषा का एक ग्रंथ था, और इस ग्रंथ में उन्होंने बताया कि भाई अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे आक्रमण करना चाहता था। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि वो मेवाड़ की महारानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। मेवाड़ की महारानी की सुंदरता के बारे में उसने एक तांत्रिक से, जिसका नाम राघव चेतन था, बहुत ज्यादा सुन रखा था। तो ऐसे में मेवाड़ की महारानी को पाने की लालसा अलाउद्दीन खिलजी रखता था, और इसी लालसा के चलते उसने चित्तौड़ या मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कुछ एक कारण हैं। पहला कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो साम्राज्यवादी नीति से प्रेरित था, विस्तारवादी नीति से प्रेरित था, उसके अंदर महत्वाकांक्षा थी विश्व का विजेता बनने की, तो इसके चलते उसने मेवाड़ पे आक्रमण किया, एक कारण। दूसरा कारण कि गोहिल सत्ता का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा था, और ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी गोहिल सत्ता का वर्चस्व खत्म कर देना चाह रहा था, इसलिए उसने आक्रमण किया। तीसरा एक कारण रहा कि मेवाड़ की भौगोलिक दशाएं इतनी अच्छी थी, मेवाड़ की सामरिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि मेवाड़ की पे कब्जा किए बिना व्यापारिक गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, और जब व्यापारिक गतिविधियां और ज्यादा नहीं बढ़ेंगी तो अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में अपनी आर्थिक दशाओं को मजबूत करने के लिए मेवाड़ पे नियंत्रण करना जरूरी था, क्योंकि मालवा, गुजरात, दक्षिण भारत, यहां जाने के लिए जो भी व्यापारिक मार्ग थे वो सारे के सारे मेवाड़ से होके गुजरते थे। ऐसे में मेवाड़ के ऊपर नियंत्रण करना, वहां के शासक को अपने अधीन लाना, उसको गुलाम बनाना बहुत जरूरी था, इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और सबसे आखिरी कारण हमें पता चलता है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में, जिसकी रचना 1540 ईस्वी के आसपास उन्होंने की थी अवधी भाषा में, और ये शासनकाल था शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो ये बताते हैं कि भाई उसके मन में लालसा थी रानी पद्मावती को प्राप्त करने की। तो ये कुछ एक कारण रहे। तो हमने देखा कि भाई रावल रतन सिंह जो समर सिंह के पुत्र थे, जिनकी पत्नी का नाम रानी पद्मिनी था, जो गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी, और इनके सेनापति गोरा और बादल थे रावल रतन सिंह के। तो इन्हें जो है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। अब हमें पता चला कि क्यों आक्रमण हुए, तो कुछ एक कारण हमारे सामने है, भाई इसके चलते आक्रमण हुए। तो आक्रमण कब हुआ? तो चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण होता है कब? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया, और इसने क्या किया कि जो गंभीरी और बेड़े नदियां हैं, इन दोनों नदियों के बीच में अपना शाही कैंप लगा दिया और चित्तौड़ के किले की घेराबंदी शुरू कर दी।
और ये घेराबंदी लगभग 7 महीने तक जारी रहती है। अब इस घेराबंदी के चलते क्या दिक्कत आ रही थी चित्तौड़ के किले में कि ना तो रसद सामग्री बाहर से अंदर आ सकती थी, ना कोई अंदर से कोई भी व्यक्ति बाहर आ सकता था। तो किले के अंदर खाने पीने की चीजों की कमी होना शुरू हो गई। रसद सामग्री जब कम होना शुरू हो जाए तो ऐसे में दिक्कत है, घोड़ों के लिए चारे की कमी हो गई। तो 7 माह की एक घेराबंदी मतलब अपने आप में एक बहुत लंबी घेराबंदी होती है। इस घेराबंदी के चलते आखिरी में क्या होता है कि रावल रतन सिंह को अपने राजपूत योद्धाओं के साथ चित्तौड़ के किले के दरवाजे खोल के बाहर आना पड़ता है और अलाउद्दीन खिलजी के सामने 1 to 1 संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, आमने सामने की लड़ाई फिर यहां से शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि ये जो संघर्ष हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के बीच में, इस संघर्ष में रावल रतन सिंह और उनके साथ के अन्य राजपूत योद्धा, उनके सेनापति गोरा और बादल, ये सारे के सारे अपने दूसरे राजपूत साथियों के साथ में लड़ते हुए बहादुरी से सामना करते हुए खिलजी की सेना का ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो लड़ते लड़ते ये वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये इस युद्ध का नतीजा निकलता है। तो ऐसे में कहा जाता है कि ये जो घेराबंदी हुई 7 माह की लंबी, इस घेराबंदी के बाद में रावल रतन सिंह को ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई अब और लंबे समय तक इस घेराबंदी को जारी नहीं रखा जा सकता, अब अलाउद्दीन खिलजी का डट के मुकाबला करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब वो अपने किले से बाहर निकलते हैं तो जितने राजपूत क्षत्रिय योद्धा उनके साथ में थे, उनके सेनापति, वो सारे के सारे लोग अपने सिर पे केसरिया पग धारण करके अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं और अपनी अंतिम सांस तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला करते हैं। और इस मुकाबले में वो अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, बलिदान दे देते हैं, लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं इस संघर्ष में केसरिया धारण किया था किसने? रावल रतन सिंह ने। और जब ये बात फिक्स हो गई थी कि भाई अब अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक से जीतना असंभव है, नहीं जीता जा सकता है, तो ऐसे में क्या किया गया कि जितनी महिलाएं चित्तौड़गढ़ के किले में थी, जितनी वीरांगनाएं चित्तौड़गढ़ के किले में थी, उन सारी की सारी वीरांगनाओं ने जौहर किया। अब जौहर करने का मतलब क्या है साथियों कि जब ये बात फिक्स हो जाती है कि शत्रु जो है किसी भी समय किले के ऊपर कब्जा कर सकता है और जो संघर्ष होगा आमने सामने का, उस संघर्ष में जीत पाना असंभव है, तो ऐसे में राजपूत जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी शाही घराने की और जो जितने आम घरानों की महिलाएं वहां रहती थी, तो वे क्या करती थी? अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए विदेशी से अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए ये अग्नि प्रज्वलित करती थी और उस जलती हुई अग्नि में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। तो इसे कहा जाता था जौहर। तो इसमें जौहर किया किसने? जौहर किया रानी पद्मावती ने। 1600 और महिलाएं थी, इन महिलाओं के साथ रानी पद्मिनी ने जलती हुई अग्नि की चिताओं में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो केसरिया किया रावल रतन सिंह ने और जौहर किया रानी पद्मिनी ने। ठीक है, और इस पूरी घटना को मेवाड़ का पहला शाका के नाम से जाना जाता है। शाका का मतलब होता है साथियों जहां पे केसरिया और जौहर दोनों एक साथ में होते हैं। ठीक है, केसरिया कौन करता है? पुरुष। केसरिया में क्या करते हैं ये लोग? अपने सिर पे केसरिया रंग की पग धारण करके और ये शत्रु का सामना करने के लिए निकल जाते हैं और अपनी अंतिम सांस तक शत्रु का मुकाबला करते हैं और मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जौहर करती हैं महिलाएं। जौहर महिलाएं करती हैं। अभी हमने देखा रानी पद्मावती ने 1600 अन्य महिलाओं के साथ में चित्तौड़गढ़ के किले में जौहर किया। और जौहर में क्या होता है कि अग्नि प्रज्वलित की जाती है, चिताएं बनाई जाती हैं और उनमें महिलाएं अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उस जलती हुई अग्नि में अपने आप को आत्मसमर्पित कर देती हैं और अपने सतीत्व की रक्षा करती हैं। ठीक, तो ये दोनों घटनाएं जहां एक साथ होती हैं उसे कहा जाता है साका। और मेवाड़ का पहला साका होता है 1303 ईस्वी में। ठीक है, मेवाड़ का तो ये पहला साका था।
1303 में, और राजस्थान का ये दूसरा साका था। इससे पहले 1301 में रणथंभौर में साका होता है राजस्थान के, उसके बाद में चित्तौड़ में ये साका होता है। तो इसे राजस्थान का दूसरा साका कहा जाता है और ये चित्तौड़ का पहला साका था। तो मैं आशा करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि भाई रावल रतन सिंह अपने राजपूत योद्धाओं के साथ अलाउद्दीन खिलजी का डटकर मुकाबला करते हैं और उस मुकाबले में वे अपने अंतिम सांसों तक डटकर लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, और आखिरी सांस के बाद वे अपने आप को संघर्ष में कुर्बान कर देते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। और उसके बाद जो उनकी महिलाएं हैं वो अपने महल में जोहर करती हैं ताकि वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 28 जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का घेरा डाला। बेड़च और गंभीरी नदियों के बीच में उसने अपना शाही कैंप लगाया। इस घेराबंदी की अवधि लगभग 7 से 7.5 महीने के आसपास रही, और ऐसे में अंतिम समय में जब इतना इंतजार कर लिया तो रावल रतन सिंह को किले से बाहर आना पड़ता है और वो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और रानी पद्मावती अन्य 1600 महिलाओं के साथ में किले के अंदर जोहर करती हैं, जिसे मेवाड़ का पहला साका कहा जाता है, चित्तौड़ का पहला साका कहा जाता है, और राजस्थान का ये दूसरा साका था, क्योंकि इससे पहले ऐसी ही घटना रणथंभौर में 1301 ईस्वी में हो चुकी होती है। तो जब हम रणथंभौर को पढ़ेंगे उस समय उस साके के बारे में जानेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। जब ये घटना हो गई, जब ये साका हो गया, तो सवाल आता है कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के किले पे कब्जा कब हुआ। तो 26 अगस्त 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, चित्तौड़ के किले के ऊपर अपना अधिकार कर लेता है। 26 अगस्त 1303 ईस्वी। 28 जनवरी 1303 ईस्वी में आक्रमण हुआ, 7 माह की लंबी घेराबंदी, उसके बाद में साका हुआ, केसरिया धारण किया पुरुषों ने, महिलाओं ने जोहर किया, और आखिरी में चित्तौड़ पे अधिकार अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है कब, 26 अगस्त 1303 ईस्वी में। ठीक है, चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करने के बाद में चित्तौड़ का सूबेदार नियुक्त करता है अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे खिजर खां को। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करने के बाद किसे चित्तौड़ का प्रशासक या सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो खिजर खान कौन है, ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खान को चित्तौड़ का प्रशासक या सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो ये 1303 से लेके 1311 ईस्वी तक ही चित्तौड़ का प्रशासक या सूबेदार के तौर पे बना रहता है। उसके बाद में मालदेव सोनगरा इसे जो है चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ठीक, तो चित्तौड़ का प्रशासक खिजर खान 1303 से 1311 ईस्वी। खिजर खान फिर क्या करता है, चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर देता है मालदेव सोनगरा को। ठीक है, और जब चित्तौड़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है, कब्जा हो जाता है, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि चित्तौड़ का नाम बदल देता है और उसका नाम बदल के नया नाम कर देता है खिजराबाद। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि चित्तौड़ के किले का क्या नाम रखा गया था। तो चित्तौड़ के किले का नाम रखा गया था साथियों खिजराबाद, और ये इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था खिजर खान, उसी के नाम पे उसने क्या कर दिया, इसका नाम रख दिया खिजराबाद। ठीक है, और इसके बारे में जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है ढाईबी पीर की जो दरगाह है वहां के लेख से जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ का जो नाम है वो खिजराबाद रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी घटना का कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए निकला और उसने किस तरीके से चित्तौड़ की घेराबंदी की, कैसे राजपूत शासक अपने प्राणों की आहुति देते हैं, बलिदान करते हैं, त्याग करते हैं, कैसे राजपूत महिलाएं जोहर करती हैं, कब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पे कब्जा होता है, नया नाम क्या रखा जाता है, किसे प्रशासक नियुक्त किया जाता है, इन सारी की सारी घटनाओं का वर्णन करता है एक इंसान जिसका नाम होता है अमीर खुसरो। और ये अमीर खुसरो कौन है, तो ये अमीर खुसरो है अलाउद्दीन खिलजी का राजकवि। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का राजकवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इस पूरे युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में था और सारे के सारे युद्ध की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं का वर्णन ये करता है। और ये इन सारी घटनाओं का वर्णन जिस पुस्तक में करता है उसका नाम है साथियों खजाइनुल फुतू। खजाइनुल फुतू
या तारीख अलाई। तो सवाल उठता है कि किस ग्रंथ में चित्तौड़ आक्रमण की सारी घटनाओं का वर्णन मिलता है? तो उस ग्रंथ का नाम है खजाइनुल फुतू या तारीख अलाई। इस ग्रंथ का रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो। कौन है ये? अलाउद्दीन खिलजी का राजकवि। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आया था। पूरे के पूरे युद्ध की का वर्णन इसने अपनी इस पुस्तक खजाइनुल फुतू में किया था, जिसको तारीख अलाई के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, ये जानकारी थी रावल रतन सिंह के बारे में। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जहन में एक चीज ये आ जाती है कि भाई जब 1303 ईस्वी में 1303 ईस्वी में क्या हुआ? रावल रतन सिंह, ठीक है, वीरगति को प्राप्त हो गए। रावल रतन सिंह जो है वीरगति को प्राप्त हो गए। इस संघर्ष में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये जो रावल रतन सिंह हैं, जैसे ही ये अपने प्राणों की आहुति देते हैं, अलाउद्दीन का चित्तौड़ पे कब्जा हो जाता है। तो उसके बाद में कहा जाता है कि रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही रावल शाखा का जो शासन है वो भी खत्म हो जाता है। यानी रावल शाखा के अंतिम शासक थे रावल रतन सिंह। इनकी मृत्यु के साथ ही चित्तौड़ पर से रावल शाखा का जो शासन है वो खत्म हो जाता है। तो इन्हें रावल रतन सिंह को रावल शाखा का अंतिम शासक कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा कि भाई 1303 से लेके 1311 तक चित्तौड़ किसके पास है? खिजर खान के पास। चित्तौड़ का नाम क्या है? खिजराबाद। और 1311 में क्या होता है कि खिजर खान मालदेव सोनगरा को प्रशासक बना देता है चित्तौड़ का। ठीक, 1316 में अलाउद्दीन खिलजी मर जाता है, इसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो खिलजी वंश की सत्ता पतन की तरफ अग्रसर हो जाती है, क्योंकि खिलजी वंश में सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई था तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद में जो बाद के शासक थे उनमें कुछ खास इतना उनकी अहमियत थी नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में होती है। इसकी मृत्यु के साथ ही खिलजी वंश का प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाता है। खिलजी वंश जो है वो पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में यह होता है कि जो मालदेव सोनगरा है, इनसे 1326 में राणा हमीर चित्तौड़ को छीन लेते हैं और अब चित्तौड़ के ऊपर राणा शाखा का शासन का दौर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी थी रावल रतन सिंह के बारे में। तो इस वीडियो में हमने जो रावल शाखा का संबंध था मेवाड़ के साथ उसी को पढ़ा। अगर रिवाइज करें तो दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के संबंधों की बात करें तो रावल रतन सिंह के समय में रावल रतन सिंह का जो संघर्ष है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ होता है, क्योंकि ये खिलजी वंश का शासक था, दिल्ली का सुल्तान था, महत्वाकांक्षी था, विश्व विजेता बनने का सपना देखता था, अपने आप को सुल्तानों का सुल्तान कहता था। ठीक है, तो इसी के चलते, क्योंकि मेवाड़ का अपना एक सामरिक महत्व था, उस महत्व के चलते इसने मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया 28 जनवरी 1303 ईस्वी में। 7 माह की लंबी घेराबंदी रखी गई। उस घेराबंदी के बाद में इसने 26 अगस्त 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। चित्तौड़ अपने बेटे को दे दिया, नाम खिजराबाद रख दिया। और इस सारी घटना का वर्णन उसके राजकवि अमीर खुसरो ने खजाइनुल फुतू या तारीख अलाई में किया। और इस पूरे आक्रमण के दौरान चित्तौड़ का पहला साका होता है या मेवाड़ का पहला साका होता है, जिसमें केसरिया करते हैं रावल रतन सिंह और जौहर करती है रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती अन्य महिलाओं के साथ में। और इस युद्ध में रावल रतन सिंह के सेनापति होते हैं गोरा और बादल। गोरा और बादल को रानी पद्मावती चाचा और भाई कहा करती थी। गोरा को चाचा कहती थी और बादल को भाई कहती थी। तो इनकी वीरगति भी इसी युद्ध में हो जाती है। और इस तरीके से करके ये सारी की सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का किसी दूसरी रियासत के साथ में किस तरीके का संबंध था। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। मेरे लिए अगर कोई सुझाव है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, उनके ऊपर भी अमल किया जाएगा। मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के कई सारी वीडियोस जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं, अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
हमारे चैनल का नाम है दी हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नई नई वीडियोस मिलेंगी। कुछ ही समय बाद हम अमेरिकन हिस्ट्री, जापानीज हिस्ट्री और चाइनीज हिस्ट्री को भी शुरू करने वाले हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को द हिस्ट्री वर्ल्ड विद संदीप को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।